एक मित्र ने पूछा है, क्या दूसरों के विचारों को पढ़ा जा सकता है? विचारों को पढ़ना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का काम नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक साधक दूसरों के विचारों में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता। वो किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ता। ये एटिकेट है। वो तो बस विचारों का साक्षी मात्र होता है और कोई विचार ना अपना है ना पराया है। उसकी यही दृष्टि उसे साधना में गहरे ले जाती है कि विचार किसी का नहीं है, वो सभी के भीतर से यात्रा करता है और जो आज है वो कल बदल जाता है। कोई भी विचार स्थायी नहीं है। इसीलिए अगर तुम किसी के विचारों की झलक पाते भी हो तो उसके बारे में निर्णय करने की शीघ्रता मत करो। वो तात्कालिक हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है। ध्यान है अपने विचारों के प्रति जागना, और जब तुम अपने विचारों के प्रति जाग जाते हो, विचार ठहर जाते हैं, और जब किसी के भीतर अपने विचार ठहर जाते हैं तो वातावरण के सारे विचार, उनकी छायाएं उसके भीतर पड़ सकती हैं। अगर वो चाहे, उनके प्रति खुलना चाहे, तो कहीं से भी कोई विचार उसके भीतर प्रकट हो सकता है। दूसरों के विचारों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नितांत व्यर्थ का कार्य है। तुम्हें तो अपने भी विचारों से मुक्त होना है। दूसरों के विचारों की फिक्र क्यों करनी? हाँ, जब तुम पारदर्शी होगे तो तुम्हारी सृजनात्मकता बढ़ जाएगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अस्तित्व में तैरते हुए बहुत सारे सृजनात्मक विचार, बहुत सारे उच्च धरातल के विचार भी तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगेंगे, रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो अपनी इस अवस्था का उपयोग दूसरों की ओर मुड़ने के बजाय अस्तित्व के प्रति खुलने के लिए करना है। कुछ लोग दूसरों को इसी प्रकार से प्रभावित और चमत्कृत करने का प्रयास करते हैं और वो उनकी भटकन बन जाती है, क्योंकि एक बार अगर तुम विचारों में उलझना प्रारंभ किए तो फिर विचार तुम्हें फिर से खींच लेंगे और तुम्हारी पारदर्शिता जाती रहेगी। फिर से तुम विचारों के उसी भूल भुलैया में खो जाओगे। तो जागृत हों, सजग हों, विचारों के प्रति तटस्थ हो जाएं और अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से खुल जाएं। एक अन्य मित्र लिखते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व एक महात्मा जी को कहते सुना कि दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो कि ये विचार ठीक है। क्यों, तुम्हें अपने आप से क्या दुश्मनी है? मैं ये नहीं समझ पाता, तुम घूम फिरकर अपने विरोध में जाने लगते हो और तुम्हें शायद ये पता नहीं कि अपने विरोध में गया व्यक्ति एक न एक दिन दूसरों के विरोध में भी चला जाता है। तुम अपने प्रति जो कुछ व्यवहार कर रहे हो वही मानदंड बनता है दूसरों के प्रति व्यवहार का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अगर अपनी गलतियां और अपने अवगुण देखोगे तो तुम दूसरों के सद्गुण देख पाओगे। तुम कोशिश करोगे, औपचारिकता करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये साधना है, लेकिन अंदर
कहीं सतह के नीचे सारे अवगुण, सारी बुराइयां, उन्हें तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, उन्हें तुम देख रहे होगे, तुम उन्हें ढकोगे, उन्हें तुम दबाओगे, छुपाओगे, लेकिन वो प्रतीक्षा में रहेंगे कि एक दिन जैसे ही तुम कमजोर पड़ो या दूसरा कोई मौका दे तो वो फूट कर बाहर निकल जाए। ऐसे ही विनम्र और साधु लोग होते हैं जो मौका पाकर किसी भी प्रकार की हिंसा में उतर जाते हैं। दूसरों के गुण देखते देखते तुम दूसरे को खत्म कर देते हो। सृजनात्मकता और अहिंसा अपने आप से प्रारंभ होती है। अपनी ओर मुड़े। तुम अपने भीतर जिस बात की खोज करोगे वही खोज दूसरों की ओर प्रवाहित होगी। तुम जहां पर अपने ध्यान का फोकस करोगे वो चीज बढ़ जाएगी। ये नियम है। अगर तुम अपने अवगुणों पर फोकस करोगे तो तुम्हारे अवगुण बढ़ेंगे और तुम एक गहरी विषादपूर्ण अवस्था में होगे। एक बड़ी ही डिप्रेसिंग स्टेट होगी तुम्हारी कि तुम्हें लगेगा कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो, दीनहीन हो, दूसरे कितने अच्छे हैं। लेकिन इस अवस्था में तुम कितने दिन टिक पाओगे? एक न एक दिन तुम ढह जाओगे। अपने 24 घंटों से तुम उन क्षणों को निकालो जो सुंदर थे। अपने भीतर के उन विचारों, उन भावों, उन कृत्यों को देखो जो सर्वश्रेष्ठ थे और उन पर अपना फोकस करो। ये उल्टी बात नहीं। कोई भी महात्मा कह रहा हो वो तुम्हारे मन की चाल के हिसाब से कह रहा है। वो राजनीतिज्ञ है, वो संत नहीं है, संबुद्ध नहीं है, वो राजनेता है, पॉलिटिकल है। क्योंकि तुम ऐसे ही सोचते हो, वो तुम्हारे हिसाब से बात कह रहा है तो तुम्हें अच्छी लगती है, तुम सिर हिलाते हो। क्योंकि तुम अपने अवगुण और अपनी गलतियां देखकर सर्टिफिकेट अर्जित कर लेते हो कि एक न एक दिन तुम दूसरे के अवगुण और उसकी गलतियां, उसकी बाल की खाल भी निकालोगे। इस चालाकी में मत पड़ो। साधना राजनीतिक नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है कि तुम्हारे मन के हिसाब से चलें। साधना क्रांति है। अपने बंधे बंधाए विचारों से बाहर निकलना। अभी तो अपने आप को ही शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तो अपनी खोज चल रही है और अपनी खोज को तुम तटस्थ होकर देखो। नकारात्मकता से कभी छलांग बाहर नहीं लगती, सकारात्मकता से छलांग लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सकारात्मक और नकारात्मक में अटके रहो। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सारी थिंकिंग के पार जाने की बात कर रहा हूं, सारे विचारों के पार जाने की। लेकिन तुम विचारों के पार तभी जा पाओगे जब तुम नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मुड़ गए होगे और सकारात्मक के बिंदु पर खड़े होकर उससे पार की छलांग लग जाएगी। अंधेरों में खड़ा व्यक्ति भटक जाता है और रोशनी में खड़ा व्यक्ति अपना मार्ग ढूंढ लेता। ऐसे ही तुम्हारे भीतर के अंधकार से भरे विचार हैं। तुम जब उनकी ओर अपने ध्यान को रखते हो, तुम्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तुम दुखी बने रहते हो। और जब तुम अपने भीतर के प्रकाशित विचारों की ओर मुड़ते हो, तुम अपने भीतर से प्रसन्नता और आनंद को ढूंढते हो और फिर तुमसे वही चारों ओर बंटने लगता है। अगर तुम अपनी गलतियों को इकट्ठा करोगे, अपने अवगुणों को इकट्ठा करोगे, अपने दुखों को तुम इकट्ठा करोगे तो तुम वही बांटोगे। और फिर आदत तो आदत है, आदतें बदलो ना। तुम आदतों को नहीं बदलना चाहते, इसीलिए ये बात तुम्हें अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है और ऐसी बहुत सारी बातें समाज में
नैतिक शिक्षा के रूप में प्रचलित है। साधक को नैतिक नहीं, अति नैतिक होना है। नैतिकता जानी पहचानी है, अति नैतिकता, सुपर मॉरलिटी तुम्हारे बंधे बंधाए ढांचों, तुम्हारे बंधे बंधाए मानदंडों के पार चली जाती। आदत जिस बात की पड़ जाएगी फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। अब तुम एक आदत तो डाल रहे हो कि बुराइयां देखने की, अपनी ही देखो चाहे, फिर दूसरी की देखने में कितनी देर लगती है। जैसे अगर किसी को चोरी करने की आदत है, उसने कभी चोरी की है अपने जीवन में, तो दूसरे की चोरी पकड़ना बड़ा आसान होता है। जब कचरों को पकड़ने की जब ट्रेनिंग दी जाती है तो पूरी जेब कतरी सिखाई जाती है, पूरी पिक पॉकेटिंग कैसे करते हैं। बल्कि जो बहुत अच्छे खोजी होते हैं वो उस गैंग में ही शामिल हो जाते हैं। अभी पुलिस के ही कोई अधिकारी हैं, उन्होंने पिक पॉकेटिंग पे कोई किताब लिखी है और वो काफ़ी समय तक उस गिरोह में शामिल रहे और सारी उन्होंने चतुराई अर्जित की। और जब पत्रकार उनसे इंटरव्यू ले रहा था कि आपने कैसे पकड़ा, आपने कैसे ये सब रैकेट बस्ट किए, तो जब इंटरव्यू समाप्त हुआ तो उन्होंने पत्रकार को उसकी पर्स वापस की। उन्होंने कहा ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे होता है। आदतें, अगर तुम बुराइयां गलतियां देखने की आदतें निर्मित करोगे तो तुम दूसरों के अंदर से भी वही सब ढूंढ के निकालोगे। अपने ओर सहृदयता से, सम्मान से, प्रेम से, संवेदनशीलता से बर्ताव करें। जो व्यक्ति अपने प्रति संवेदनशील और सहृदय हो गया है वो दूसरों के प्रति असंवेदनशील और निष्ठुर नहीं हो सकता। ये नियम है। चेतना के अपने नियम हैं, अंतर जगत के अपने नियम हैं। नैतिक बातों में मत उलझो। वो बातें तुम्हें अच्छी जरूर जान पड़ेंगी लेकिन उनमें तुम कभी भी वास्तविक रूपांतरणकारी प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो लोग इतने दिनों से नैतिक शिक्षा की बातें सुनते हैं और फिर भी वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तुम्हें सचमुच की क्रांति से गुजरना है और सचमुच का रूपांतरण लाना है। इसलिए ये बात बिल्कुल व्यर्थ है, निराधार है। जिसने कही है वो तुम्हारे मन की गति के हिसाब से कही है, वो राजनीतिक वक्तव्य है। तुम इन सारी बातों को भूलकर अपने आप को ऐसे देखो जैसे तुम परमात्मा को देख रहे हो, जैसे दिव्यता और भगवत्ता तुम्हारे भीतर हिलोरे ले रही है, उस तरह से अपने आप को देखो और अपने प्रति भी थोड़े करुणापूर्ण बनो। अगर भूल होती है, गलती होती है तो अपने आप को भी क्षमा करो, तभी दूसरे को कर पाओगे। अन्यथा तुम एक न एक दिन बदला लोगे। ठीक है। एक अन्य मित्र ने लिखा है, ध्यान का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है आप कई बार बता चुके हैं। अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्हीं बातों को प्रमाणित करता हुआ एक शोध प्रकाशित हुआ है। मैं स्वयं अपने तन मन में घटते इन चमत्कारिक परिणामों को अनुभव करता रहा हूँ। कृपया मेरा अहोभाव स्वीकार करें। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जिस शोध की बात कर रहे हैं उसे मैंने भी देखा है और जिन मित्रों के यहाँ ये समाचार पत्र आता होगा उन्होंने भी देखा होगा। अच्छे ढंग से उसे पिक्टोरियल ढंग से प्रेजेंट किया है कि ध्यान का हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इन बातों को निरंतर तुमसे कहता रहा हूँ,
तुमने उनका अनुभव भी किया है। अब बहुत सारी चिकित्सकीय जो भाषा है उसमें ज़्यादा ना जाते हुए मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। हमारे मस्तिष्क की संरचना बड़ी जटिल है और औसत व्यक्ति मस्तिष्क का बहुत कम उपयोग करता है, 10 से 15%। एक साधक के मस्तिष्क की एक्टिविटी और बढ़ जाती है, उसके जो सोए हुए केंद्र हैं वो और जागृत हो जाते हैं। अभी मस्तिष्क एक रहस्यमय संरचना है जिस पर शोध चल रहा है, निरंतर वो विकासमान विज्ञान है। अभी हम मस्तिष्क की पूरी गति के बारे में परिचित नहीं हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क विज्ञान में हमारी गहराई बढ़ रही है, वैसे एक तथ्य हमारे सामने आता जा रहा है कि कहीं चेतना जैसी कोई चीज भी है जो सारे मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करती है। चेतना अदृश्य है, सूक्ष्म है, जिसे अभी विज्ञान पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन विज्ञान भी उस अदृश्य को अनुभव करने लगा है। ये इस विज्ञान में बढ़ते हुए चरण है। उस शोध में भी तुम्हारे मस्तिष्क को बड़े अच्छे से प्रेजेंट करके बताया गया। बहुत ज़्यादा खास बातें तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मस्तिष्क की जो आउटर लाइन होती है, कॉर्टेक्स, उसमें बहुत सारी हलचल, बहुत सारी गतिविधि होती रहती है। तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, तुम्हारे जो इंद्रियां हैं, वो चारों ओर के जगत से संकेत लेती हैं और वो संकेत तुम्हारे मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। वो वहाँ पर प्रोसेस होते हैं। एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मैं उसे कह रहा हूँ जो सामान्य रूप से असामान्य हो गया है, वो नॉर्मली एबनॉर्मल अभी एडजस्टेबल है समाज में, उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सामान्य व्यक्ति उसे कहना चाहिए जो अपनी असामान्यता को गिरा चुका है और अपने भीतर उसने अपना निर्जन द्वीप, शांति का केंद्र ढूंढ लिया है। तो उस सामान्य रूप से असामान्य व्यक्ति की बात, उसकी इंद्रियां अपने भीतर आवश्यकता से अधिक सूचनाएं इकट्ठी करती हैं, आवश्यकता से अधिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पिछली बार बात की थी, विचारों का आक्रमण तुम्हारे ऊपर हो रहा है, चारों ओर से तुम घेरे जा रहे हो। तो एक व्यक्ति के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, उसके भीतर बिना किसी फिल्टरिंग के सारी इंफॉर्मेशन जाती है और उसके मस्तिष्क को अनियंत्रित रूप से प्रभावित करती है। वो मस्तिष्क एक उपद्रव की अवस्था में होता है, जैसे वहां एक दंगा चल रहा हो, एक फसाद हो गया हो, ऐसी गतिविधि है, अराजक, कोई ऑर्डर नहीं है, केयास है। तो जब ध्यान में एक व्यक्ति बैठता है शांति से, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल पड़ती हैं, बाहर से आती हुई सूचनाएं धीमी पड़ती हैं और उसके भीतर की चेतना जागृत होने लगती है। तो मस्तिष्क को पहुंचने वाली जो सूचनाएं हैं, जो उस कॉर्टेक्स में जाने वाली सूचनाएं हैं, वो धीमी पड़ जाती हैं। मस्तिष्क शांत होने लगता है। उसमें वो बीटा वेव्स की बात करते हैं। बीटा वेव्स ज़्यादा होती हैं तो मस्तिष्क अराजक हो जाता है, वो कम होती हैं तो वो शांत हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाकर और बड़े संवेदनशील यंत्रों से देखते हैं तो पाते हैं कि उन बीटा वेव्स की एक्टिविटी धीमी पड़ रही, मस्तिष्क धीरे धीरे शांत हो रहा है और इस शांति के कारण मस्तिष्क में डोपामाइन बनने लगता है। डोपामाइन एक रसायन है जो तुम्हें आनंद की अनुभूति देता है। तुम आनंदित
सुखी अनुभव करते हो। और मस्तिष्क के जितने भी हिस्से हैं, फ्रंटल लोब, उसका पैरिटल लोब, ऑप्टिकल लोब, और ये सारी जो संरचनाएं हैं उसकी, टेम्पोरल लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, ये सारी चीज़ें हार्मनी में आ जाती हैं, संतुलन में आ जाती हैं, समस्वरित हो जाती। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसके बारे में भी अभी बड़ी शोध हो रही है। इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। इसके प्रभावों को, इसके गुणों को वैज्ञानिक अनुभव करने लगे हैं। उस ग्रंथि की सामान्य गतिविधि, हार्मोनाइज्ड एक्टिविटी तुम्हें बहुत हद तक सामान्य बना देती है। अब यहाँ से हमारे भीतर एक रहस्यमय संतुलन की बात प्रवेश करती है, जहाँ पर वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। वो एक सीमा तक शोध कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर अज्ञात और घना हो जाएगा, वो अज्ञेय की ओर बढ़ जाएगा, उसे जानना मुश्किल होगा। सामान्य जो प्रयोग किए गए उनमें छोटी छोटी बातें तो बड़े आराम से उनको दिखाई दी, कि जैसे तुम्हारा तनाव है, तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो सब रिलीज होते हैं, तुम शांत होने लगते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तुम्हारी बेचैनी शांत हो जाती है, तुम्हारे शरीर की सामान्य अस्वास्थ्य की जो घटनाएं हैं वो सब सामान्य हो जाती हैं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, चीज़ों पे प्रतिक्रिया करने के तुम्हारे जो ढंग हैं वो अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, अधिक सक्षम हो जाते हो तुम। अब जैसे फ्रंटल लोब है, ये सबसे विकसित मस्तिष्क का हिस्सा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी एनालिसिस, तुम्हारे भाव और तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत चेतना की जो अनुभूतियाँ हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो इस स्थान से अनुभव में आती हैं। तो जब यह हिस्सा संतुलित हो जाता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगते हैं। अगर यह हिस्सा गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति के विचार कंफ्यूज्ड होने लगते हैं, उसकी भावनाएं विकृत होने लगती हैं, अपने प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, अपनी आइडेंटिटी के प्रति, वो भी करप्ट हो जाता है और वो व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। हिंसा और असामाजिकता पर जो शोध होती है, उसमें इस स्थान पर काफ़ी शोध करके वैज्ञानिकों ने देखा है कि अगर ये हिस्सा संतुलित हो जाए तो व्यक्ति के भीतर जो अराजकता है और हिंसा है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और पीछे जो पैरिटल लोब है, वहाँ से तुम टाइम और स्पेस का अपना एडजस्टमेंट करते हो। अगर वो हिस्सा गड़बड़ हो जाए तो तुम भूलने लगते हो तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। स्थान और समय का तुम्हारा बोध जाता रहता है। और थैलमस, हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और गहरे ले जाती हैं। तो जब वहाँ तक गहराई तक मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये सारा शोध बता रहा है, मैं तुम्हें केवल उसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर कुछ टेक्निकल बातें मैं गलत बता रहा हूँ तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे आप करेक्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल बातों का जानकार नहीं हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ जो शोध में सामने आया है। जो ये थैलमस, हाइपोथैलेमस है, ये सूचनाओं को और गहरे प्रोसेस करता है। अब गहरे जाकर तुम उन चीज़ों को अनुभव करने में सक्षम बनने लगते हो। जैसे अभी सूचना आई है, अभी तुम विचलित हो या तुम परेशान हो, फिर जब और गहरे उतर जाती है तो तुम्हारे शरीर में रिकॉर्ड हो जाती, इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर हम इस शोध को छोड़ देते हैं और हम इससे आगे जाते हैं। यहाँ तक तो वैज्ञानिक देख रहे हैं, लेकिन सूचनाएं तुम्हारे मस्तिष्क में ही नहीं, तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका में उतर जाती हैं। वो एक एक कोशिका में रिकॉर्ड हो जाती, वो तुम्हारी
शरीर की स्मृति बन जाती हैं। इसे भारतीय दर्शन काया स्मृति कहता है। काया स्मृति, बॉडी मेमोरी, तुम्हारे शरीर की एक स्मृति बन जाती है। तुम खास परिवेश में अगर बहुत दिनों तक रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाता है। ध्यानी का शरीर बदलता है, मस्तिष्क बदलता है। स्वास्थ्य तो बड़ी मामूली सी बात है, तुम स्वास्थ्य की बात मत पूछो, स्वास्थ्य तो घट ही जाता है। और ध्यान तुम्हें वास्तविक स्वास्थ्य में ले जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। शरीर रूपांतरित होता है, इसे साधक बहुत लंबे समय से जानते रहे। एक साधक जहां से गुजरता है, शरीर ही नहीं आसपास के पदार्थ भी रूपांतरित होते हैं। इसे भी ध्यानी लोग हमेशा से जानते रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये जगह वैसी नहीं रही, तुम जहाँ पर बैठे हो वो जगह वैसी नहीं रही। अब तुम्हारा शरीर जब उसके संपर्क में आएगा तो उससे प्रभावित हो जाएगा। तुम उन बीमारियों को अपने अंदर खींच लोगे। इसीलिए अगर तुम स्वस्थ शरीर के अनुभव से भी गुजरना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। प्रकृति पूरी तरह से स्वस्थ है, संतुलित है, उसमें भी बीमारियां नहीं आई। और तुम अगर सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे आसपास संबुद्ध मित्र है, तो तुम उसके पास होने की चेष्टा करो। तुम अपने ध्यानी साधक मित्रों के साथ होने का प्रयास करो और तुम्हारे भीतर एक स्वास्थ्य उभर कर आएगा। एक तनाव से भरा व्यक्ति पूरे वातावरण को तनावग्रस्त कर देता है। घर में अगर तनाव किसी के अंदर भर जाता है तो तुम देखोगे पूरा वातावरण ऐसा हो जाता है जैसे कोई चीज फ्रीज हो गई है, तुम्हें उसे काट कर गुजरना पड़ता है। मुहावरे में भी तुम ऐसा ही उपयोग करते हो कि इतना गहरा तनाव था कि उसे काटना पड़ा। तो ये सारे जो मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, जिसे तुमने जिस शोध का जिक्र किया है उसमें बहुत सामान्य ढंग से वर्णित किया गया है। और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं। तुम्हारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से हैं, वो संतुलित हो जाते हैं। ध्यान का पहला काम होता है कि तुम्हारे भीतर समस्वरता, हार्मनी आ जाती। जैसे इनर हार्मनी मेडिटेशन जो हमने लिया है, इसका सीधा प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क के इस दाएं और बाएं हिस्से को हार्मोनाइज्ड करने में होता है, समस्वरित करने में। भिन्न भिन्न ध्यान विधियों का असर तुम्हारे भीतर भिन्न भिन्न जगहों पर होता है और अल्टीमेटली वो तुम्हें पूरी तरह से समस्वरित करते हैं, शरीर, मन और चेतना के तल पर। तो सारी बातें ठीक हैं। तुमने लिखा है कि मेरा अहोभाव स्वीकार करें। अहोभाव यही एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे मस्तिष्क को स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये तुम्हारे विचारों से जुड़ी हुई गति है। तुम देखो कि तुम अपने भीतर किसी खास किस्म के विचारों के आते ही तनावग्रस्त हो जाते हो। अभी तुम्हें कोई सूचना मिल जाए, तुम कोई ऐसा दृश्य देख लो, तो क्या होता है, सूचना तुम्हारे मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है और वो रासायनिक परिवर्तन कर देता है तुम्हारे शरीर में। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हारी धड़कन बढ़ी हुई होने लगती है, तुम्हारा चेहरा सफ़ेद पड़ने लगता है, तुम बेहोश हो सकते हो। यहाँ तक कि गहरे सदमे की हालत में तुम्हारा हृदय भी काम करने से जवाब दे सकता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग किसी घटना की सूचना सुनते ही इतने सदमे में आ गए कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। अब तुम देखो इसमें घटता क्या है, केवल एक विचार, और मस्तिष्क ने उसे कैसे लिया। ध्यानी का मस्तिष्क इतना शांत और संतुलित हो जाता है कि वो किसी भी विचार पर अतिरेक की प्रतिक्रिया नहीं करता, वो हाइपर एक्टिव नहीं होता। विचार आता है, आराम से वो पीछे हट जाता है, तटस्थ हो जाता है,
और शांत बना रहता है। उस शांति में वो अपने स्वास्थ्य में ठहरा रहता है। आजकल जो ये अचानक अकारण बीमारियां बढ़ती रहती हैं वो इसी कारण से हैं कि तुम्हारे ऊपर विचारों का अनजाना आक्रमण है। तुम उनसे बच नहीं पाते हो और तुम उन विचारों से गुजरते गुजरते तनावग्रस्त होते हो, उदास हो जाते हो और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हो। तो इस विषय में बहुत गहरे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात समझो कि ध्यान तुम्हें तुम्हारे निकट लाता है, चमत्कार करता है और तुम्हें संस्वरित करता है। नियमित ध्यान में गया हुआ व्यक्ति एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है। एक अन्य मित्र ने पूछा है, आपने श्रेष्ठ विचारों, भाषा और कृत्यों के चुनाव की बात की थी, लेकिन हम कैसे तय करें कि श्रेष्ठ क्या है? निश्चित ही जब तुम श्रेष्ठ का चुनाव करने निकलते हो तो मुश्किल होती है। श्रेष्ठ वही विचार है जिसमें तुम अपने प्राण झोंक सकते हो। हालांकि कुछ लोग श्रेष्ठ विचारों में भी अपने प्राण झोंक देते, तो ये बात कसौटी कैसे बनेगी कि प्राण झोंक देने से ही विचार श्रेष्ठ हो जाते? प्राणों का झोंकना जिससे तुम्हारे प्राण और शक्तिशाली हो उठे, तुम्हारे भीतर और आनंद और शांति को ले आए, तभी ये शब्द सार्थक होता है अपने प्राण डालना। जिन भी कृत्यों और विचारों में तुम्हें लगे कि तुम अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हो, वो श्रेष्ठ होते हैं। अभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सारी बातों में जीवन को दांव पर लगा सकते हो, लेकिन जब बात आएगी तब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जीवन की जब बात उठ जाएगी तुम उन सबको छोड़ दोगे। अभी तुम बीमार पड़ो, बिस्तर पर आओ, तब अपने आप तुम्हारी बहुत सारी व्यर्थ बातें गिर जाएंगी। बहुत सारे व्यर्थ के विचार तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर से गुजरेंगे ही नहीं। और कल्पना करो, अगर तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हारे पास चंद दिन और चंद महीने हैं जीवन के, तब तुम क्या करोगे? अचानक तुम्हारे भीतर एक शांति आएगी। न जाने कितनी वासनाओं से तुम दूर हट जाओगे। अब वासनाएं तुम्हारे आसपास नृत्य करेंगी और तुम उनसे अछूते बने रहोगे और जीवन को तुम अन्य दिशाओं में लगाने की तैयारी करोगे। सुबह की किरणें, आसपास के लोगों के भीतर धड़कता जीवन, उनकी आंखों की चमक, तुम्हारे शरीर की गर्माहट, तुम्हारी अभी तक चलती हुई सांसें, ये तुम्हें आनंदित करने लगेगी। तुम अपनी ही आवाज सुनकर प्रसन्न होने लगोगे। तुम इन बातों से भी प्रसन्न होगे कि कैसे संवाद हो जाता है। तुम कहते हो, लोग सुनते हैं, लोग तुम्हारे पास बैठे हैं और तुम प्रसन्न हो। छोटी छोटी बातें प्रसन्नता लाने वाली बन जाएंगी। अभी तुम उन सब बातों से दूर बने हो। जैसे ही प्राण संकट में पड़ते हैं, मूल्य तुम्हारे भीतर से निकलने लगता है। अभी बहुत भाग दौड़ है, तुम्हें लगता है कि नहीं, अभी इन बातों को छोड़ो, अभी हम यहाँ समय निकाल लें, अभी वहाँ समय निकाल लें। लेकिन तुम जैसे ही संकट में आओगे, तुम्हें पता चलने लगेगा कि श्रेष्ठ क्या है। एक प्रतीकात्मक घटना है राम के जीवन की। कहते हैं, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था
तो राम रावण से नहीं जीत पा रहे हैं। रावण बहुत बड़ा योद्धा है, राम बार बार परास्त होते हैं और उनको लगता है कि अब शायद इस युद्ध से विजयी होना मुश्किल है। तो वो और शक्ति संपन्न होने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं। निराला की एक बहुत प्रसिद्ध काव्य रचना है राम की शक्ति पूजा। निराला उसमें बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं राम की शक्ति पूजा का। कहते हैं कि राम पूजा में बैठे हैं, उन्होंने 108 नीले कमल इकट्ठे किए हैं जिन्हें देवी को अर्पित करना है और उसके बाद उनका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। देवी राम की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो जब राम 107 नील कमल अर्पित कर चुके होते हैं, वो 108वां धीरे से चुरा लेती है। राम हाथ बढ़ाते हैं, कहीं कोई कमल नहीं मिलता। बेचैन होते हैं, आंख खोलकर देखते हैं, कमल गायब। उन्हें लगता है कि ये तो साधना आधी रह जाएगी और जो रावण को परास्त करने का, जो इस बुराई को समाप्त करने का उनका संकल्प था, वो लग रहा है बीच में ही छूट जाएगा। राम क्षण भर ठहरते हैं और उनको ख्याल आता है कि मेरी माँ बचपन में मुझे कमल नयन कहती थी, मेरी आँखें वो कहती थी कमल की जैसी हैं, तो क्यों ना 108वें कमल के रूप में मैं अपने नेत्र को देवी को अर्पित कर दूं। और राम अपना तीर उठाते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं, अपनी आँख निकालने के लिए वो तत्पर होते हैं। तभी देवी प्रकट होती हैं और उनका हाथ पकड़ लेती हैं। निराला बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि देवी उनको बहुत बहुत साधुवाद करती हैं और कहती हैं कि ऐसी आराधना तुम ही कर सकते थे, और अब अपनी सारी शक्ति के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हूँ और तुम जाओ अपने अभियान पर निकलो। जब तुम्हारा जीवन इस तरह से हो जाए कि श्रेष्ठता के लिए तुम ऐसा दांव लगा सको, तो श्रेष्ठता तुमसे दूर नहीं रहती। राम बनना तो हर कोई चाहता, लेकिन काम तो रावण वाले ही करते हैं ना, कि कुछ भी दांव पर नहीं लगाना, कुछ भी छोड़ना नहीं, जो है सब इकट्ठा कर लेना। और फिर तुम पूछोगे कि श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता तब है जब तुम अपने जीवन के परम अनुभव के लिए कुछ दांव पर लगाते हो, अपनी कीमती से कीमती चीज को दांव पर लगा सकते हो, तो श्रेष्ठता अपने आप घटने लगती, श्रेष्ठता की पहचान अपने आप उभरने लगती। ये भाव ही कि तुम्हें श्रेष्ठ को ढूंढना है, तुम्हें श्रेष्ठता की ओर खींच लाता है। मैंने कहा श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ कृत्यों और श्रेष्ठ भावों का चुनाव करें। तुम नहीं जानते अभी श्रेष्ठ क्या है, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो, इतना पर्याप्त है, और उस कोशिश के लिए तुम मूल्य चुकाने को भी तैयार हो। फिर वो तुम तक आ जाएगा। ये आकर्षण का नियम है, तुम काम करोगे वो तुम तक खींच आएगा। अगर तुम ध्यान को मूल्यवान समझते हो और तुम्हें अभी पता नहीं कि ध्यान के लिए तुम क्या मूल्य चुकाओ, तो कम से कम अपनी निष्ठा रखो, उसमें नियमितता रखो, उसके लिए समय निकालो। फिर तुम देखोगे कि श्रेष्ठ धीरे धीरे तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रहा है। अभी जैसे विचार हैं उनको रहने दो, कोई फिक्र नहीं, लेकिन कोशिश करो कि श्रेष्ठ विचार तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर जाएं, श्रेष्ठ विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश करें। तो कुछ दिनों में तुम देखोगे कि बड़ी अनजानी सी स्थिति बन रही है कि बहुत सारे विचार हैं जो अब तुम्हारे आसपास तो आते हैं लेकिन तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करते, कहीं दूर से वापस लौट जाते। तुम अब उनके लिए रिसेप्टिव नहीं रह गए हो, उनके लिए ग्राहक नहीं रह गए हो। बहुत सारे भाव हैं, उठते हैं और उठते ही तुम्हें पकड़ में आ जाते हैं और उसके साथ ही वो
विसर्जित हो जाते, गिर जाते। श्रेष्ठता की खोज का संकल्प ही उसकी ओर ले जाता है और उसके लिए प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें और फिर एक दिन तुम स्वतः ही खोज लोगे कि श्रेष्ठ क्या है। ये ऐसी छुपी हुई बात नहीं है कि तुम्हें कोई बताएगा। जब तुम श्रेष्ठ को पाते हो तो स्वयं जानते हो कि वो क्या है। जैसे शांति दी नहीं जा सकती, सत्य दिया नहीं जा सकता, आनंद दिया नहीं जा सकता, मौन दिया नहीं जा सकता, जब तुम्हारे भीतर आता है तुम उसे जानते हो, तुम पहचान लेते हो, तुम जान लेते हो कि ये कितना कीमती है। ऐसे ही ध्यान का अनुभव है। तुम साथ में बैठे हो, मैं तो केवल इशारा करता हूं, तुम अपने भीतर डूब जाते हो। अपने भीतर डूबते हो तो ध्यान प्रकट होता है, श्रेष्ठता तुम्हारे सामने खुलती है और जो शांति और आनंद की तरंगें तुम्हें उठकर चारों ओर से घेर लेती हैं, तुम उन तरंगों के साथ ही उन्हें पहचान लेते हो। कभी इस पहचान में भूल नहीं हो सकती। तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। थोड़ी देर के लिए तुम्हें बहकाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तो ये संकल्प ही तुम्हें रूपांतरित कर देगा कि श्रेष्ठता की खोज करनी है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।